పాప కష్టాలు। अंतपुरम में विष्णु और उनकी बेटी ललिता रहती थी। ललिता की माँ का निधन हो चुका था और उसके पिता ने विमला से दोबारा शादी कर ली। विमला हमेशा ललिता को डांटती रहती थी, किसी न किसी बात पर चिढ़ी रहती थी और उस पे रोज मारपीट करने भी लगती थी। माँ, मेरा क्या कसूर है माँ? मैंने क्या गलती की है जो तुम बिना बात के भी मुझे मारती हो? बताओ मेरी क्या गलती है छोटी माँ? कसूर? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम मेरी सौतन की बेटी हो। तुम्हारी शक्ल देख के भी मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। इस घर में कब तक पड़ी रहोगी तुम? कुछ और क्यों नहीं सोचती? घर से निकल जाओ तो मेरा कलेश कट जाए, लेकिन सारा दिन मेरे सिर पर बैठी ही रहती हो, मंडलाती रहती हो। मैं क्या करूं बताओ? ठीक है छोटी माँ, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाती हूँ। ललिता घर छोड़कर जंगल में दर-बदर भटकने लगी। उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था और कुछ पैसे भी नहीं थे। वह अपनी माँ को सोचकर रोने लगी। माँ, काश आज तुम यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी जिंदगी भी आम बच्चों की तरह होती। वह फिर से जंगल में चलने लगी और अचानक से उसे एक फलों से भरा वृक्ष नजर आया। उस पेड़ पर गिरे हुए फल उसने खाए और अपनी भूख मिटाई। फिर उसने उस पेड़ के आसपास ही रहने का फैसला किया। वाह, इतने मीठे फल! मुझे यहीं आसपास रहना चाहिए। जंगल में पड़ी लकड़ियों से उसने छोटी सी एक झोपड़ी बना ली। अब उसने उन फलों को बेचकर कुछ पैसा कमाने की सोची। उसे लगा कि पैसा भी मिल जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। अब वह रोज उस पेड़ के फलों को पास के गांव में बेचने जाती थी। अब वह बहुत खुश थी क्योंकि सौतेली माँ के साथ मारपीट भी नहीं हो रही थी और वह बहुत आराम से रह रही थी। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी कभी उसकी परवाह नहीं की, कभी बेटी के बारे में पूछा तक नहीं। अब उसकी सौतेली माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उनके बीच में कोई भी नहीं था। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी। ललिता भी अब खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन अचानक एक बूढ़े दादा दादी उस झोपड़ी के पास आए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने फौरन खाने के लिए कुछ मांगा। दादाजी, दादी जी, ये लीजिए, थोड़ा सा ही भोजन है, खाएंगे क्या? वे दोनों खाना खाने के बाद बहुत खुश हुए। शुक्रिया बच्चे, तुमने हमें भोजन कराया। मेरे अपनी औलाद ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों भटक रहे हैं। उनकी बात सुनकर ललिता ने अपनी कहानी भी दादा दादी को सुनाई। दादी माँ, मैं भी अकेली हूँ और आप भी, क्यों ना हम साथ मिलकर रहे? आप भी खुश रहोगे और मैं भी। उसी दिन से तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। ललिता को माँ बाप का प्यार मिला और बूढ़े दादा दादी को एक पोती का प्यार। जब भी हम जिंदगी में कुछ खो देते हैं, भगवान उसको देने का एक जरिया भेज देता है। एक गांव में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा रमेश, मंझला सुरेश और सबसे छोटा महेश। एक दिन रघुवीर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बांट दूं, ताकि बाद में तुम भाइयों में जायदाद को लेकर बिगाड़ ना हो। उसने उन तीनों को संपत्ति के कागजात दिए और समान रूप से बंटवारा किया। मैंने तुम तीनों को 10 एकड़ में से 3-3 एकड़ जमीन दी है और जो अंत समय तक मेरी देखभाल करेगा उसे बची हुई 1 एकड़ भूमि मिलेगी। तीनों बेटों ने कहा ठीक है और वहां से चले गए। सबसे छोटा बेटा महेश अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने पिता की देखभाल के लिए आगे आया। अन्य 2 बेटों ने कभी अपने पिता की देखभाल नहीं की थी। उन्होंने महेश को ये जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिन गुजर गए। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया, मैं मरने वाला हूँ। मेरे सबसे छोटे बेटे को बची 1 एकड़ जमीन देना सही होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों की उपस्थिति में रघुवीर ने अपनी शेष 1 एकड़ जमीन महेश के नाम कर दी, ताकि भविष्य में जायदाद के लिए कोई लड़ाई न हो। तब रमेश और सुरेश ने अपने पिता की बात में सहमति जताते हुए कुछ न कहा और चले गए। रघुवीर का कुछ दिनों बाद निधन हो गया।
महेश अकेला 4 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा था। रघुवीर द्वारा दिए गए 1 एकड़ खेत में वो जो भी फसल उगाता वो अच्छे से बढ़ती और इससे भारी मुनाफा मिलता। इससे महेश की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, लेकिन अन्य भूमि इतनी उपज नहीं दे रही थी। ये देखकर बड़े भाई रमेश, ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी, अपने हाथों सोनों के अंडे देने वाली मुर्गी खो दी, पर अब क्या कर सकता हूँ। इस तरह मंझले भाई सुरेश ने भी जमीन को हड़पने की सोची। अगले दिन रमेश और सुरेश महेश के पास गए। सुन छोटे, मैंने भी पिताजी की देखभाल की थी, मुझे भी उस जमीन में हिस्सा चाहिए, समझा? मैंने भी तो उनका ख्याल रखा था, मुझे भी उस जमीन में बराबर का हिस्सा चाहिए। लेकिन भैया, पिताजी ने मुझे वो जमीन आप दोनों के सामने दी थी ना, मुझे ये सब नहीं पता, जो हुआ गलत हुआ, मुझे भी उस जमीन में हिस्सा चाहिए। बात बिगड़ती चली गई और तीनों फिर न्याय के लिए ग्राम प्रधान के पास गए। उन तीनों भाइयों की दलीलें सुनने के बाद, तुम तीनों कल सुबह खेत पर आना, मैं इस मुद्दे का समाधान वहीं पर करूंगा, ऐसा कहकर उसने उन्हें भेज दिया। अगले दिन सुबह सब लोग खेत पर आए। ग्राम प्रधान ने 3 बक्सों को निकालकर तीनों भाइयों को एक एक दिया। ये तीनों जादुई डिब्बे हैं, अपने अपने बक्से को खेत में दफना दो। कल हम सुबह आएंगे और उन बक्सों को खोलेंगे। जिसकी पेटी के अंदर सोना निकलेगा वो इस जमीन का मालिक होगा। 3 भाइयों ने उन बक्सों को उस खेत में गाड़ दिया और वहां से चले गए। उस रात रमेश खेत पर गया। उसने अपना बक्सा निकाला और उसे खोला, लेकिन उसके अंदर सोना नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न वो खुद उसके अंदर कुछ सोना रख दे। सो उसने उस बक्से में सोना रखा और चला गया। थोड़ी देर बाद सुरेश आया, उसने भी सोना रखा और चला गया। अगले दिन सुबह सब लोग खेत पर आए। तुम तीनों अपने अपने बक्से लेकर यहाँ आओ। तीनों भाई फौरन अपने अपने बक्सों को लेकर आए। सबसे पहले रमेश ने खोला, उसके बक्से के अंदर से सोना निकला। अरे वाह, देखा, मेरे बक्से में सोना है, ये खेत तो अब मेरा होगा। सुरेश ने भी अपना बक्सा खोला, उस डिब्बे में भी सोना था। बक्से के अंदर तो मेरे भी है सोना, मुझे भी इस खेत में हिस्सा मिलना चाहिए। और आखिर में महेश ने अपना बक्सा खोला, लेकिन वो खाली था। महेश को समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। तब ग्राम प्रधान ने वो बक्सा लिया और महेश से कहा, बेटा महेश, ये खेत है तुम्हारा, तुम खुशी खुशी इस पर करो खेती। ये सुनकर रमेश और सुरेश, प्रधान जी आप ये क्या कह रहे, हमारे बक्सों के अंदर सोना निकला? अरे बेवकूफों, ये कोई जादू के बक्से नहीं, हमारे घर के कोने में रखे बेकार बक्से हैं। उन बक्सों में सोना कभी नहीं निकल सकता। तुम दोनों ने इस खेत के मालिक होने के लिए अपना खुद का सोना अपने अपने बक्सों के अंदर रख दिया। हाँ। सबके सामने प्रधान द्वारा की गई बेइज्जती से रमेश और सुरेश को बड़ी शर्मिंदगी हुई और महेश को अपनी जमीन मिल गई।